Good afternoon, students. So, here we will start from our next topic, that is called privatization. Earlier, we have studied about liberalization. Okay, उसके बारे में हम लोग लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़े. अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा प्राइवेटाइजेशन. सीधी सी बात, ध्यान देना बच्चों. प्राइवेटाइजेशन का मतलब सीधे सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट जितनी भी कंपनीज़ हैं उसको किस में चेंज कर दे रहा है, प्राइवेट लिमिटेड में. ओके, अब प्राइवेट लिमिटेड में चेंज करने का केवल दो ही तरीका है. वो दो तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज ओनली. या तो बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप, मतलब मान लो किसी कंपनी में गवर्नमेंट का 100% का शेयर है, मान लो ये 50% का शेयर है, वो 50% शेयर क्या कर लेगी, अपना विड्रॉ कर लेगी. तो अब उसमें अब मान लो उस कंपनी में गवर्नमेंट का 1% का शेयर नहीं बचा. तो इससे ये भी एक तरीका है कि गवर्नमेंट कंपनी अपने आप को क्या करे, प्राइवेट में चेंज हो जाएगी. क्योंकि अगर पैसा विड्रॉ करेगी तो अब इस कंपनी में पूरा 100% जो ओनरशिप हो किसका हो जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड का. सो दिस इज़ द वन वे बाय विच वी कैन कन्वर्ट आवर गवर्नमेंट कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी. और व्हाट इज़ द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड ये है कि बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मीन्स जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऑलरेडी, जैसे मान लो BSNL है, ठीक है, फॉर एग्जांपल BSNL है. BSNL को आज गवर्नमेंट ने किसी को सेल कर दिया, मान लो टाटा को. टाटा ने उसको परचेज़ कर लिया. अब BSNL तो पहले कौन सी कंपनी होती थी हमारी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी हुआ करती थी. बट जैसे ही टाटा उसको परचेज़ करेंगे तो ये किसकी कंपनी हो जाएगी, टाटा की. ओके, अब BSNL कहाँ चला गया, ट्रांसफ़र हो गया. तो दो तरीके हैं प्राइवेटाइजेशन के, केवल दो ही तरीके हैं. जैसे कि हम लोग क्या करें, अपने कंपनीज मतलब गवर्नमेंट क्या करे, सीधी सी बात, हम लोग यहाँ पे पूरे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. गवर्नमेंट अपने शेयर्स को विड्रॉ कर ले या तो क्या करे, पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज को क्या कर दे, सेल कर दे. किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को. ओके, दीज आर द टू. अब यहाँ पे ये वर्ड का बहुत बड़ा मतलब निकलता है, डिसइन्वेस्टमेंट. ओके, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट? प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. सपोज मान लो रेलवे, मान लो मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेता हूँ BSNL का ही. ओके, BSNL का एग्जांपल ये है कि सपोज़ BSNL में डिसइन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, ठीक है. 100% ओनरशिप किसका है इसमें, गवर्नमेंट का है. ओके, और BSNL ढंग से काम नहीं कर पा रही है. BSNL का ऐसा समय आ गया है कि उसको क्या होना पड़े, क्लोज ना. तो उस टाइम पे क्या वर्क करता है डिसइन्वेस्टमेंट. क्या करता है डिसइन्वेस्टमेंट, ये तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है. तो BSNL गवर्नमेंट क्या करेगी, इस BSNL का कुछ % शेयर किसको बेचेगी, प्राइवेट कंपनीज़ को. ठीक है, अब प्राइवेट कंपनीज़ को क्या देगी, पैसा देगी. इन्वेस्टमेंट किया होता गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट अपना पैसा इसमें लगाती. बट गवर्नमेंट इसमें अपना पैसा नहीं लगा रही है. किसका पैसा लग रहा है यहाँ पे, प्राइवेट इंटरप्राइज बाय सेलिंग द ओनरशिप. मान लो 20% किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गवर्नमेंट ने. अब इस कंपनी में 20% का शेयर किसका हो गया है, प्राइवेट का. और जो हमारा 80% बचा वो किसका हो गया है, गवर्नमेंट का. आया समझ में? सो दिस इज़ द वे ऑफ प्राइवेटाइजेशन. और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, आई होप सो. ओके, यहाँ पे देखिए हमको कुछ नवरत्नास कंपनीज का नाम याद करना होता है. डेट इज़ कॉल्ड नवरत्नास एंड पब्लिक इंटरप्राइज पॉलिसीज़. नवरत्ना मतलब नवरत्न में क्या क्या आता है हमारे, जैसे हमारा सेल हो गया जिसमें 100% ओनरशिप किसका है, गवर्नमेंट का है. और वो रेगुलेट भी किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है. ओके, सेल हो गया हमारा, भेल हो गया, गेल हो गया, मतलब ये सारे लिमिटेड कंपनियां हैं. ठीक है, गेल या तो तुम्हारा ये BSNL का मैंने एग्जांपल दिया था. BSNL भी 100% ओन्ड बाय प्राइवेट गवर्नमेंट इंटरप्राइज. और ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस,
these are the companies which are owned by the government enterprise. Okay. अब जो हमारा मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. ओके. ग्लोबलाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है. अब देखो अभी तक क्या होता था जब ब्रिटिशर्स 1991 के पहले, बिफोर 1991 क्या हुआ करता था कि हम किसी भी प्राइवेट फर्म जो कि फॉरेन का है, फॉरेन कंपनी को अपने कंट्री में अलाउ नहीं करते थे कि वो यहाँ पे आए और अपनी कंपनी ओपन करें. ठीक है. बट आफ्टर 1991 जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया तो हमने उनको फ्रीडम दे दी, प्राइवेट कंपनीज को फ्रीडम दे दी सो डैट वो हमारी कंट्री में आए और अपने कंपनी ओपन करें. इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग FDI. क्या बोलते हैं? FDI. तो बोलते हैं ना, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे कंट्री में FDI आया. सो FDI आने का यही एक तरीका है कि फॉरेन कंपनीज हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड FDI. और आपने एक वर्ड और सुना होगा FII. इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. क्या बोलते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. दिस इज़ जब ये तब होता है जब भी कोई कंपनी, फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती हैं. पोर्टफोलियो मतलब शेयर मार्केट में या फिर किसी कंपनी का शेयर खरीदती हैं तो उसको बोलते हैं FII. और जब वो लोग यहाँ पे आके कोई खुद की फैक्ट्री लगाती हैं तो उसको बोलते हैं FDI. ओके. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. तो ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ IT कंपनीज़ को. उनको एक बढ़िया सा क्या मिल गया, ये वाला टॉपिक, आउटसोर्सिंग. What do you mean by outsourcing? The meaning of outsourcing, this is the one of the important outcomes of the globalization process. In outsourcing, a company hires regular service from external sources. जैसे सपोज रिलायंस को आज के समय में कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, बट हमारे कंट्री में लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो क्या करेंगे, जिस कंट्री के लेबर चार्ज सस्ते होंगे वो काम वो किससे कराएंगे, उस कंट्री के लोगों से करवा लेंगे और उनको उतना पेमेंट कर देंगे, क्योंकि पेमेंट करना भी आसान है क्योंकि लेबर चार्ज क्या है, थोड़े कम है. ओके. सो दिस इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग. आपने ये नाम सुना होगा BPO. इसका मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ना. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग? बिजनेस प्रोसेस मीन्स बिजनेस का कोई एक प्रोसेस जो हम आउटसोर्स करा रहे हैं, किसी एक्सटर्नल कंट्री से करा रहे हैं, अपने कंट्री से नहीं करा रहे हैं. डेट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग. ग्लोबलाइजेशन जैसे ही हुआ, अब हमारी कंट्री का दूसरे कंट्री से में आना जाना हो गया, ट्रांजेक्शन्स होने लगे, फॉरेन ट्रेड बढ़ने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा. तो इसी को ध्यान में रखते हुए आउटसोर्सिंग भी दम पकड़ लिया. ओके. तो आउटसोर्सिंग का भी डिमांड होने चला गया. यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. आपका यही एक होमवर्क है कि आपको इसके बारे में पढ़ के आना है. व्हाट इज़ WTO? सपोज मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ. WTO होता क्या है? जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, सपोज इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्रीज से, तो अगर मान लो कोई कंट्री से हमारा कुछ धोखा हो गया ट्रेडिंग में, तो हम लोग जो केस फाइल कर सकते हैं वो कहाँ कर सकते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में. ये किस ईयर में फाउंड हुआ था? 1995. मैक्सिमम कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, तभी वो लोग ट्रेडिंग कर पाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक. ओके. अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा बस यही लास्ट टॉपिक. क्या कहते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला. ये टॉपिक हमारा एक बचा है, उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स. हमारी इकोनॉमी जिस टाइम पे रिफॉर्म्स हम लोग चेंजेस ला रहे थे उस टाइम पे कैसी थी. एन असेसमेंट मीन्स क्या होता है कि एक ऐसी थ्योरी दी हुई है, एक ऐसी थ्योरी बताई गई है कि ऐसी थी वैसी थी. इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं. तो आपका आज का होमवर्क बस इतना सा है कि आपको क्या क्या स्टडी करना है. आपको स्टडी करना है WTO के बारे में. मैंने आपको बता ही दिया है कि WTO क्या होता है, तो स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप एक बार रीड कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा. व्हाट इज़ WTO एंड इंडियन इकोनॉमी असेसमेंट.
1991, ठीक है। 1991 के दौरान इंडियन इकोनॉमी में क्या माहौल था, ये पढ़ना है। ओके, सो थैंक यू क्लास। आई होप कि आप सब अच्छे से स्टडी कर रहे हो एंड प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, क्योंकि एग्ज़ाम्स होने तो तय हैं, और ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अभी से ही अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपने प्रिपरेशंस करते रहें। सो थैंक यू।